नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं दरोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो हम लगातार वो क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं जीके सेगमेंट से। और हमारा जो टारगेट है वो है एसएससी जीडी का एग्जाम और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। तो उसमें को ध्यान में रखते हुए ये सवाल जो है शामिल किए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में। आपसे बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए और क्लास का फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या समझे? क्लास का फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपको लगता है क्लास के बारे में कि चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं, जो भी लगता है वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बस इतना सपोर्ट आपसे चाहिए क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स इंडियाज जीडीपी। भारत की जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? इंडिया में जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा भाई, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ये आपका है क्या? जीडीपी। अब ये जीडीपी होती क्या है तो ये समझ लीजिए आप। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वर्ष होता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन, उसका मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। वही इंडिया की जीडीपी कहलाएगा, भारत की जीडीपी कहलाएगा। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया में अगर जीडीपी बढ़ाना है तो इसका मतलब है भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विसेज का, वस्तुओं का प्रोडक्शन हो या सर्विसेज का, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो रही जीडीपी के कॉन्सेप्ट की बात। अब बात आती है इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करने का काम करता कौन है। तो देखो भाई, अब जीडीपी पूरे भारत की है तो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है, तब जाकर फाइनल रिपोर्ट बनती है कि कितनी जीडीपी हुई। क्लियर? तो ये काम करता कौन है? तो ये काम करता है दोस्त नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करता है। अब यहां समझिए, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए, शुरुआत में क्या था? सीएसओ काम करता था, है ना, और एनएसएसओ काम करता था, है ना। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है 1950-51 की है ना, इस टाइम पे ये बनी। अब फिर क्या हुआ? आगे चलकर 2019 में क्या होता है? सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज कर दिया जाता है और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अब जीडीपी कैलकुलेट करने का काम, जीडीपी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का काम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम एनएसओ करता है। ठीक, अब बात आती है, क्या सर ये एनएसओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? तो जी हां, लेकिन ये किस मंत्रालय के अधीन में काम करती है? ये मंत्रालय है MOSPI, मॉस्पी मंत्रालय। मॉस्पी का पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो ये मॉस्पी मंत्रालय है, उसके अधीन एनएसओ काम करता है। और करंट में मॉस्पी मिनिस्टर कौन है? राजा राव इंद्रजीत सिंह। सेंट्रल मिनिस्टर मॉस्पी मंत्रालय के कौन है? राजा राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है भाई, आगे देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी? भारत की जो जीडीपी निकलती है, ध्यान दीजिए, इंडिया की जो जीडीपी निकलती है, यहां समझेंगे इंडियाज जीडीपी, भारत की जो जीडीपी काउंट होती है उसमें कौन कौन से क्षेत्रों का योगदान होता है? तो एक, प्राइमरी सेक्टर का योगदान होता है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान होता है। दूसरा किसका योगदान होता है? सेकेंडरी सेक्टर का योगदान होता है। तीसरा किसका योगदान होता है? सर्विस सेक्टर का योगदान होता है। सर्विस सेक्टर का योगदान होता है। इन तीनों को मिलाकर ही जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि एवं इससे संबंधित, कृषि और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वहां से प्राइमरी सेक्टर की इनकम। और सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है उत्पादन, यानी कि मशीनरी से उत्पादन, ये आ जाएगा आपका। इसमें उद्योग आ जाएंगे सभी, इसमें क्या आएंगे? उद्योग आ जाएंगे। सर्विस सेक्टर में कोई सामान तो आता नहीं है, इसमें केवल सेवाएं आएंगी, इसमें केवल सेवाएं आएंगी, जैसे कि बैंक, अस्पताल, आईटी कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आएंगे। इन तीनों को मिलाकर ही इंडिया की टोटल जीडीपी कैलकुलेट होती है, काउंट होती है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की ये जो जीडीपी है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है पैसे में, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किस क्षेत्र से आता है? तो वो सर्विस क्षेत्र से आता है। किस क्षेत्र से आता है? सर्विस सेक्टर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडिया जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा। और अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा लोग काम किस में करते हैं? सबसे ज्यादा लोग काम किस में करते हैं? किस में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो यहां आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर। तो इंडिया की जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? इंडिया की जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलो, फिर है भारत में आर्थिक उदारीकरण की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो हमें अच्छे से पता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए वो कब आए? 1991 में। 1991 में आए। तो आंसर हो जाएगा ये 1991। अब क्या है ये? तो यहां देखो, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण हो गया। और पी का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। क्या हुआ? निजीकरण हो गया। और जी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण हो गया। क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। सॉरी, वैश्वीकरण हो गया। तो ये तीनों जो सुधार हैं ये 1991 में हुए। कब हुए? ये तीनों सुधार कब हुए? 1991 में होते हैं। ठीक है, अब जिस समय एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे
पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के साथ वित्त मंत्री कौन थे? इन्हीं के साथ वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो लिबरलाइजेशन हुआ, आर्थिक सुधार हुए, उनका प्रणेता यानी कि कहेंगे मेन व्यक्ति कौन था जिसकी वजह से वो रिफॉर्म्स आए? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान सबसे ज्यादा था, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। याद रहेगा, ये याद रहेगा पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, वो है एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। ठीक है। सी सुब्रमण्यम ये इकोनॉमिस्ट हैं, लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री हैं, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? ये मिल्क से है। ठीक है, वर्गीस कुरियन का संबंध मिल्क से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये आपका स्टार्ट हो गया था 69 के आसपास ही, है ना, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। आगे हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब क्या होता है तो समझिए, यहां हम बात कर लें रेपो रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू द बैंक। रेपो रेट एट विच बैंक्स लैंड टू आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज टैक्स रेट, हाँ ये हो जाएगा ए। आरबीआई लैंड्स टू द बैंक यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है, लोन देती है, उस ब्याज दर को ही रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा क्लियरिटी ले आइए। एक होता है बैंक रेट, एक होता है बैंक रेट और दूसरा आपके सामने है रेपो रेट। दूसरा आपके सामने क्या है? रेपो रेट। ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअली? ये है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जिसमें बैंक रेट आता है, दूसरा सीआरआर आता है, तीसरा एसएलआर आता है, एसएलआर आता है, चौथा रेपो हो गया, पांचवा रिवर्स रेपो हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक, और छठवा हो गया एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब यहां जो येलो कलर में है बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों एक ही जैसी हैं, बस अंतर क्या है? बैंक रेट वह रेट है, बैंक रेट वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी समय अवधि के लिए, 20 साल 25 साल 30 साल के लिए। रेपो रेट भी वही है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 7 दिन 15 दिन 30 दिन इस प्रकार। समझ गए? क्लियर है ना? बैंक रेट और रेपो रेट का कॉन्सेप्ट तो एक जैसा है, अंतर यह है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लंबी समय अवधि के लिए लोन देती है तो उस पर जो ब्याज चार्ज करती है उस ब्याज को कहा जाता है बैंक रेट। वहीं जब आरबीआई कम समय अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों को लोन देती है तो उस पर ब्याज लेती है आरबीआई, उस ब्याज को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया जी इसका।
आगे देखें, विच स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो वो है एमजी नरेगा, मनरेगा जिसे कहेंगे, तो एमजी नरेगा। एमजी नरेगा इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एमजी नरेगा कहेंगे इसको शॉर्ट में। तो ये योजना चलाई गई थी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को निश्चित रोजगार देने के लिए। तो जैसे 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन में से 100 दिन का निश्चित रोजगार मिलेगा, 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार मिलेगा, 100 दिन का काम निश्चित रूप से मिलेगा एमजी नरेगा के तहत। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है? 100 दिन का निश्चित रोजगार देना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, और उसके लिए एमजी नरेगा स्कीम चलाई गई। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में महात्मा गांधी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? चलो आगे। इन विच सेक्टर वॉज द व्हाइट रिवॉल्यूशन फोकस्ड? अब श्वेत क्रांति हुई इंडिया में हुई श्वेत क्रांति, तो वो किस पर आधारित थी? इंडिया में हुई श्वेत क्रांति वो किस पर आधारित थी? तो श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? दूध का उत्पादन हमें बढ़ाना है, उसे ही नाम दिया गया श्वेत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के पीछे किसका नाम आता है? तो देखो यहां पे ऑप्शन दिया था, ये सी वाला, वर्गीस कुरियन जो मिल्क से संबंधित हैं, यही इसे ही वर्गीस कुरियन का नाम आता है श्वेत क्रांति के लिए। वर्गीस कुरियन का नाम आता है श्वेत क्रांति के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो जब इनका बर्थडे होता है तब अमूल के पैकेट पर इनका नाम आता है, फोटो आता है ना, वर्गीस कुरियन का। तो ये याद रखेंगे, श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, और वर्गीस कुरियन जो व्यक्ति हैं जो इसी से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला, इंडियन रुपी इज मैनेज्ड एंड इशूड बाय विच बॉडी? भारत में जो रुपया है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन मैनेज करता है उसको? तो हमें अच्छे से पता है, इंडिया में करेंसी इशू करने का काम भारत की सेंट्रल बैंक का है, यानी कि भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। अब समझ लीजिए इसको। अब यहां देखो, आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल, यहां कंफ्यूजन होता है बहुत सा। पहला पॉइंट, 2 रुपए का जो नोट है, यहां देखो पहला पॉइंट, ₹2, 2 रुपए का जो नोट है, एंड इट्स अबव, और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं, यानी कि 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 एटसेट्रा, 2 रुपए का नोट और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं उनको प्रिंट करने का काम जी आरबीआई करती है। और इन नोट पर सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर किसके होते हैं? इन नोट पर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर के होते हैं, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा नए गवर्नर हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा नए गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल शुरू हुआ है 11 दिसंबर 2024 से, 11 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, याद रहेगा ये। चलो, तो 2 रुपए का नोट और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो छापने का काम करती है आरबीआई, और वहीं
1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का नोट है और जितने भी सिक्के हैं, और जितने भी सिक्के हैं, ये बनाने का काम करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, आरबीआई नहीं बनाती। अब 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो आंसर क्या हो गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी INA की शुरुआत की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद ये विदेश से भी इन्होंने जो है इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था। क्लियर? उनकी मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है ना। बॉस, डेड और अलाइव मूवी देखी होगी आपने। बॉस, डेड और अलाइव, जिंदा है या नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है INA। जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस ऑन विच डेट? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस डेट को हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस डेट को हुआ था? बताओ। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1991 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1991 को। तो यहां देखो आप, जो जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, इसमें क्या हुआ था? जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई। अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है ना। जलियांवाले बाग में, अमृतसर में अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे लोग मारे गए। क्लियर? और ये हो क्यों रहा था? किसके विरोध में हुआ था? क्यों? क्योंकि ये बिना जो है, जिसको चाहे उसको पकड़ लें, जब इनका मन चाहे उसको पकड़ लें, तो बिना अरे मतलब क्या कहें, मतलब बताएंगे नहीं उनको कि हम आपको क्यों पकड़ रहे हैं, और उन्हें जरूरत लगी तो पकड़ लेंगे। ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स का कानून एक आया था, तो उसके तहत जो है ये विरोध हुआ था। और साथ ही साथ कुछ उनका रीजनल एक्टिविटी भी वहां पे चल रही थी, लेकिन फाइनली ये ध्यान रखना है आपको, वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो जो जनरल डायर थे, उनको ये लगा कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो वहां पे जो है जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी, कई लोग मारे गए वहां पे। इसलिए इसे जलियांवाला मैसेकर यानी कि हत्याकांड कहा जाता है। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। याद रहेगा ये? क्लियर है? ये याद रहेगा? ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। कुछ और हमसे चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, जिससे और स्टूडेंट भी इस क्लास से जुड़ सकें। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि अगर कमेंट में, चैट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्वर्सेशन करेंगे, तो हो सकता है कुछ जानकारी औरों को पता हो, आपको नहीं है, तो वो एक्सचेंज हो जाए, तो सबको जानकारी हो जाए और सबको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।